भारत के प्रधानमंत्री G7 में हैं। G7 जाने से पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी कि कनाडा क्या इनवाइट नहीं कर रहा। फिर क्लैरिफिकेशन आई कि कनाडा इनवाइट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। G7 के साथ साथ साइप्रस भी होके वो चले गए, जो टर्की को संदेश देने के लिए जरूरी था। जब G7 जा रहे थे उससे पहले रमनीक सिंह मान और हमने बैठ के पूरा डिस्कस किया था कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है, और सबने कहा कि जब G7 पहुंच जाएं तो वहां क्या क्या हुआ है, बिकॉज ये कनाडा में था, जहां पे कंट्रोवर्सी थी, जहां पे कुछ प्रोटेस्ट्स की प्रॉब्लम्स थी, जहां पे ये भी था कि सिक्योरिटी इश्यूज ना क्रिएट हो जाएं। पर G7 पहुंचने के बाद ये सब तो डिस्कस हुआ ही हुआ, साथ में प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या रोल रहा। आज पता चला, फॉरेन सेक्रेटरी ने स्पष्टीकरण दिया कि किस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप को ठोक के बोला गया कि हम यूएस नहीं जा रहे हैं, और कोई मेडिटेशन की बात संभव भी नहीं। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, उन सबको डिस्कस करने के लिए जैसा आपको प्रॉमिस किया था, जाने से पहले भी मान साहब ने डिस्कस किया था, और अब जो हो रहा है उस सबको मान साहब के साथ डिस्कस करते हैं। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सत श्री अकाल, नमस्ते जैन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। भाई, अब जो वहां पहुंचे हैं तो आप इस पूरा जो जस्टिन ट्रूडो टू द न्यू प्राइम मिनिस्टर, वहां पे जो हुआ उस पे बाद में आते हैं, और साइप्रस से होते हुए जो जर्नी जाती है टर्की को एक संदेश देती हुई, थोड़ा वहां पहुंचने तक का क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई जरा आप खबर कीजिए, फिर वहां पे जो हुआ उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, तो पहले तो बिग सैल्यूट टू दी प्लानर्स जो प्रधानमंत्री जी का आइटनरी प्लान करते हैं, जो उनके मूवमेंट को प्लान करते हैं, कि ये केवल G7 का विजिट ना हो के दिस हैज बिकम अ 3 नेशन विजिट, जिसमें G7 इज वन ऑफ दी थ्री। और जैसा आपने उल्लेख किया कि पहला स्टॉप जो है वो प्रधानमंत्री जी का साइप्रस में था। और साइप्रस जो है, अगर कायदे से पूछा जाए तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेडिंग रूट को कंट्रोल करने वाला, ओवरसी करने वाला क्षेत्र है। और जहां से ना सिर्फ आप ये मान के चलिए कि टर्की को, बल्कि सीरिया को, इसराइल को, फिलिस्तीन को, लेबनान को, इन सारे एरियाज को वहां से एक नज़र से देखा जा सकता है। तो वहां प्रधानमंत्री जी का जाना साइप्रस के अंदर, जो आधा साइप्रस, अगर आप साइप्रस के नक्शे को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि गिटार नुमा या एक चूहे की पूंछ, जैसे एक तरफ से चूहा पीछे पूंछ निकलती है। तो जो ऊपर का नॉर्दर्न इलाका है, जो उत्तर साइप्रस का इलाका है, वो तुर्की के द्वारा कंट्रोल्ड है। और जो निचला इलाका है वो ग्रीक साइप्रस, आप समझ लीजिए कि वो है। तो वहां पे जाके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस किस्म की एक बोनहोमी वहां के राष्ट्रपति के साथ दिखाई, और जिस तरीके से वो उत्तर और दक्षिण साइप्रस के जो बफर जोन है, बीच में एक ग्रीन जोन बोलते हैं, जो यूएन कंट्रोल्ड ग्रीन जोन है, उस ग्रीन जोन के पास जाके जब वहां पे उनके साथ एक फोटो ऑप हुआ, एक तस्वीरें खींची गई, तो उसमें जो पीछे तुर्की के द्वारा कंट्रोल्ड क्षेत्र है, उसकी तरफ भी इशारा करके बताया गया कि साहब वो जो है सामने, वो तुर्की द्वारा कंट्रोल्ड है। और फिर वहां तक बात खत्म अगर हो जाती तो फिर एक अलग विषय था। परंतु जिस किस्म की जो बायलैटरल डिस्कशंस हुई, उसके बाद जो उसमें से निकल के आया, उसमें जो मसौदे हुए, साइन हुए आपस में, जो एग्रीमेंट्स हुए, उसमें मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी थे, उसके अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेके भी था, और उसमें डिफेंस परचेजेस को भी लेके था। तो मिलिट्री का अर्थ होता है कि भारतीय सेना भी वहां जा सकती है ट्रेनिंग करने के लिए, उनकी सेनाएं भी भारत में आ सकती है ट्रेनिंग करने के लिए। और भारतीय जो हमारे पास आर्टिलरी है, हमारे पास शेल्स है, हमारे पास बंदूकें हैं, हमारे पास गोलियां हैं, हमारे पास यहाँ तक कि ब्रह्मोस है, हमारे पास अग्नि है, हमारे पास आकाश तीर है, हमारे पास तेजस है। तो हम ये सारी चीजें जो एक मिलिट्री डील है, जो एक उसके अलावा जो डिफेंस कोऑपरेशन है, मिलिट्री कोऑपरेशन है, वो सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, जिससे कि मैं समझता हूँ कि तुर्की के अंदर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति पैदा होगी होगी। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी कदास्किस पहुंचते हैं, तो वहां पे उनका स्वागत जो है वो जैसे बाकी राष्ट्रीय अध्यक्षों का और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का स्वागत मार्क कार्नी ने किया, वैसे ही उनका स्वागत मार्क कार्नी ने वहां पे किया। रमनीक भाई, मैं G7 से पहले, हाँ, G7 से पहले थोड़ा टर्की, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये नया भारत है जो दूसरे देशों के पेन पॉइंट्स को भी दबाता है अगर आप पहले उंगल करो।
टर्की को बहुत शौक था पाकिस्तान का करने का, तो ये पेन पॉइंट जो हमने टर्की का दबाया है, मुझे लगता है ये नई मोदी डॉक्ट्रिन के रूप में हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत असर्टिव फॉरेन पॉलिसी और एक ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स है, उसके अंदर भारत का एक बड़ा मूव जो है वो उसके मूव के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। स्पेशली इन लाइट आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत का जब एक मिलिट्री एंगेजमेंट चल रहा था ऑप सिंदूर के रास्ते, ऑप सिंदूर के समय पे तुर्की ने अपना एक नेवल कॉर्वेट भी भेजा पाकिस्तान के बंदरगाह पे, और उसके अलावा उन्होंने C-16 जहाज है वो भर भर के पाकिस्तान को ड्रोन्स की सप्लाई भेजी और मिलिट्री इक्विपमेंट तमाम दिया। तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करने में उस समय ऑप सिंदूर के वक्त तुर्की, अजरबैजान और चीन जो है वो बिल्कुल खुले में नजर आ रहे थे। तो ये जो तुर्की को उत्तर देने का भारत का तरीका था कि एक उनकी दुखती रग जो है, या जैसे पाकिस्तान कश्मीर के लिए बार बार कह देता है कि जी हमारी शाह रग है, तो वैसे ही तुर्की के लिए साइप्रस जो है वो उनकी शाह रग की किस्म से है। और ये दरअसल तुर्कियों को बहुत मैटर करता है साइप्रस ना, उनके लिए बहुत पेन प्रिकिंग, उनके उनकी दुखती रग, वास्तव में उनकी दुखती रग है। और वहां पे जाके इस किस्म के एक मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग और एक डिफेंस कोऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग को स्थापित करना, ये अपने आप में एक बड़ा बहुत इट्स अ मेजर डेवलपमेंट। वो मुझे ना जैसे पॉलिसी चेंज, अभी जो ट्रम्प से बातें हुई उस पे आएंगे, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी ने बहुत डिटेल्ड स्टेटमेंट दी है जिसमें 4-5 पॉइंट्स कवर किए। बट ये माइंडसेट चेंज जो भारत का, मुझे ये बेस्ट लगा है, क्योंकि इवन आपने चाइना का भैया बिल्कुल सही कहा कि चाइना ने पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा है, तो ताइवान से भी डिफेंस कॉर्पोरेशन की बातें शुरू हो गई इसलिए है, क्या है कि इसको अब तो वहां पे भी ताइवान से भी बातें शुरू हो गई देखिए, अब। मैं दो बातें आपको बड़ी, हाँ, मैं आपको दो बातें, मैंने जैसे आपसे पहले कहा ना कि जो ग्लोबल रीसेट जो चल रहा है इस वक्त, आप वास्तव में मान के चलिए कि वक्त एक बहुत बड़े जैसे हम रीबूट करते हैं कंप्यूटर को, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है या कोई आप नई चीज लगाते हैं, तो ये वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें, मैं सहज भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये भी एक रीसेट, एक रीबूट चल रहा है। ये ग्लोबल रीसेट के अंदर अब हर एक जो मुल्क है वो अपनी अपनी स्थिति को, अपने अपने स्थान को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। और वहीं पे भारत ने बहुत खूबसूरती से और बहुत जिसे कहते हैं सहजता से अपने आप को विश्व के अंदर स्थापित किया, चाहे वो तुर्की के अंदर साइप्रस में जाके तुर्की के साथ एड्रेस करना हो, या ताइवान को डिस्कस करते हुए चीन को टारगेट करना हो, या ये जो जितने इस तरफ के जो मुल्क हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, आपका वियतनाम हो गया, आपका फिलीपींस हो गया, आपका कंबोडिया हो गया, इन देशों के साथ जिस किस्म की, थाईलैंड के साथ जिस किस्म की भारत की कोऑपरेशन चल रही है, अगर आप, और क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है आज का, पर अगर हम फिर भी चाहें तो अगर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो जिस तरीके से बांग्लादेश को हमने घेरा हुआ है, या जिस तरह अराकान के साथ डिस्कशन है, या म्यांमार के साथ हमारी डिस्कशन है, या आगे आप चले जाएं थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब कंट्रीज को हम एंगेज कर रहे हैं। नीचे अगर आप आ जाएं तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज को हम एंगेज कर रहे हैं। और इनमें से अधिकांश जो देश हैं वो भारत की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो एक आप समझ लीजिए कि एक आधिपत्य होता था, एक वर्चस्व होता था पश्चिम के देशों का, एक हेगेमनी थी इनकी कि पश्चिम से ही हथियार आएंगे। अगर आपने मिसाइल्स लेनी है, एयर डिफेंस सिस्टम लेना है, आपने बंदूकें लेनी है, गोलियां लेनी है, आर्टिलरी इक्विपमेंट लेना है, आपने आर्टिलरी गन्स बोफर्स लेनी है, आपने 155 के शेल लेने हैं, तो ये सब आपका पश्चिम से आएगा। परंतु अब वो चीजें बदल गई हैं। भारत के अंदर जैसे भारत फोर्स के बाबा कल्याणी है, उन्होंने अपनी आर्टिलरी गन्स बना के यूरोप में भेजना शुरू किया है। तो अब भारत में बनी हुई मेड इन इंडिया जो आर्टिलरी गन्स है वो यूरोप के अंदर जा रही हैं। और 155 mm के शेल्स जो है, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी मानी जाती थी, जो आपको मैं आप अगर आप इस बात को मानेंगे, तो जितने आर्टिलरी शेल्स पूरा यूरोप एक वर्ष में बनाता है, उनकी जो कैपेसिटी है, उतने आर्टिलरी शेल्स भारत में एक महीने में बनते हैं। तो ये हमारी ताकत है मिलिटरीली स्पीकिंग। तो ये चीजें बहुत लोगों को नहीं पता है, मेनी पीपल डोंट नो दिस। पर ये हमारी बहुत एक एक जिसे कहते हैं मिलिटरीली स्पीकिंग, हमारी बहुत मजबूती है, हमारी स्ट्रेंथ है। और भारत ने इसको पिछले कई वर्षों में इस्टेब्लिश किया है इस स्ट्रेंथ को।
और डिफेंस एक्सपोर्ट्स जैसे हमारे 600 करोड़ से बढ़ के 2400 करोड़ हुए, फिर 24,000 करोड़ हुए। अब 24,000 करोड़ में आप माने कि इसराइल के साथ जो डिस्कस हो रहा है वो 15,000 करोड़ का तो एक अकेला ही जो ईडी सिस्टम की है। और ऐसे ही हमने दोबारा अब प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं, देखिए इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, टिपिकल गुजराती आदमी है। जहाँ जाएँगे वहाँ पे जो रिश्ते हैं, संबंध हम सुधारेंगे, धंधे की बात नहीं करके आएँगे। ही विल डू बिज़नेस देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो ट्रेडर ट्रम्प जो टप्पू भैया पूरे दुनिया में घूम रहे हैं एंड वी विल डिस्कस। उन्होंने एक 18 तारीख जैसे आज तो अमेरिका में कल 1 बजे यूएस टाइम आसिम मुनीर को वो लंच पे होस्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। इज ट्राई टू डू मेनी थिंग्स। और वो भी आप देखिए कि इस्लामाबाद से एंगेज ना करके रावलपिंडी से एंगेज कर रहे हैं। उनको भी समझ में आता है कि पाकिस्तान को हकीकत चला कौन रहा है। तो ये जितने पार्लियामेंट में बैठे हुए इनके एमएनए हैं, मेंबर नेशनल असेंबली, या इनको एमपी मतलब बेसिकली हमारे मेंबर पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट होते हैं एमएनए। ये एमएनए है, इनके वहाँ पे स्पीकर बैठते हैं और यहाँ पे उनके प्रधानमंत्री हैं, वजीर दिफा हैं, उनके वजीर खारजा हैं। तो ये सब पता लग गया दुनिया को कि इट्स ऑल नॉनसेंस। तो असल जो कॉलिंग ऑफ द शॉट्स है और वो है ही आसिफ मुनीर। और ऑप सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को पूरी तरह से ध्वस्त करने से क्यों रोका गया और क्यों पाकिस्तान ने हाथ जोड़ के हथियार घेर दिए कि भाई हमारे को मत मारो, कि अमेरिका बहादुर को हमारी जरूरत है ईरान के खिलाफ। तो ये जो मुस्लिम बिरादर जो ब्रदरहुड की बात चलती है कि पहले एक स्टेटमेंट दे दिया ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कि ये पाकिस्तान ने हमको गारंटी दी है कि अगर हमारे खिलाफ इसराइल न्यूक इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान न्यूक्लियर से रिटेलिएट करेगा। तो ये इनकी जो है ना पर्दे के पीछे बातें चलती रहती हैं और जब ये सब चीजें उजागर हुई तो पाकिस्तान मुकर गया। तो अब किसी ना किसी किस्म की गारंटीज लेने के लिए ट्रंप ने उसको व्हाइट हाउस में बुलाया कि आप आइए यहाँ बैठिए और हमारे को जो उनके अधिकारी उनके सामने हमारे को गारंटीज दीजिए कि हमने ईरान में ये सब हमने करना है एंड यू विल सपोर्ट। तो अब ये बरादर बिरादर मुस्लिम मुल्क है, ये जो कहते थे कि उम्मा का और कह दीजिए कि ये सारे मुस्लिम वर्ल्ड का ये बम है। तो वो बम तो पता नहीं कहाँ गया, पर ये अब अपने बेसिस को इस्तेमाल करने देंगे अमेरिका और इसराइल को कि वो ईरान के ऊपर वहां से अटैक करे। तो ये इस किस्म की मुनाफिक कौम है। बहरहाल वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिटरीली, जैसे मैंने आपको बताया, और ऑफ सिंदूर में दुनिया ने देखा। और जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि जो डिफेंस का हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और किसी को अगर स्टॉक टिप्स चाहिए हो तो मैं कोई इस पर कोई गुरेज नहीं है। ये इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए और आप पाएंगे कि आने वाले समय में यू विल राइट वेरी गुड डिविडेंड्स। रमनीक भाई, आप G7 पे पहुंच रहे थे, पर ये इतना कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, इतना इंटरेस्टिंग है, एंड व्हाट यू आर सेइंग इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने इसलिए साइप्रस से शुरू किया और आपने इजराइल भी डाल दिया, क्योंकि एक मैंने बहुत बड़े एडिटर को देखा ट्वीट करते हुए, जो चैनल के बहुत बड़े एडिटर थे, अब यूट्यूब पे हैं, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री साइप्रस क्यों जा रहे हैं, दिल्ली के मोहल्ले का साइज है और उसका, सॉरी, दिल्ली के मोहल्ले की आबादी है, अहमदाबाद का साइज है, या दिल्ली के मोहल्ले का साइज है, अहमदाबाद की आबादी है। तो ये कमेंट करते हैं और अपनी तरफ से मॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर क्यों जा रहे हैं वहां पे 1-1.5 दिन के लिए, कि रीजन क्या है। ये नहीं पता कि अपने मुंह से ही अपनी अज्ञानता, अपनी बेवकूफी दिखाते हो। आपको एक पोर्ट मिल जाए ना, या आपको एक एयरबेस मिल जाए, आपको सिर्फ उतना चाहिए होता है अपनी फॉरवर्ड वेपनरी रखने के लिए। क्यूबा पे जब यूएसएसआर मिसाइल भेज रहा था, यूएस ने थर्ड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दी थी। क्या साइज है क्यूबा का कंपेयर टू रशिया, यूएसएसआर साइज, और कंपेयर टू यूएस साइज। पर कितने मूर्ख मूर्ख लोग, मैं चैनल्स के एडिटर बन के देश के अंदर पूरा मीडिया नैरेटिव सेट करते थे, मतलब अपने आप ही एक्सपोज करते हैं। इसलिए मुझे लगा साइप्रस के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्यों प्राइम मिनिस्टर वहां पे। बट मैं आपको ईश्वर ने एक बात बताता हूँ, अगर आप कभी गौर से देखेंगे, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अंग्रेजों ने, स्पेनिश ने, फ्रेंच ने, पोर्तुगीज ने, इन लोगों ने सदा ही हमेशा ही जो ट्रेडिंग रूट्स हैं जो पानी के रास्ते से, आज भी दुनिया का अधिकांश जो ट्रेड है वो पानी के जरिए ही होता है। हवाई और रेलवे यात्रा के मतलब जमीन के माध्यम से बहुत कम होता है।
और जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, उसमें भी बहुत लंबा रास्ता जो है वो पानी के माध्यम से ही होगा। तो जो ट्रेड रूट्स को, जो पानी के रास्तों को कंट्रोल करता है, वो दुनिया को कंट्रोल करता है। ये बात पहले समझ लें। और अगर आपको एक फुट होल्ड, जैसा आपने बोला ना, एक फुट होल्ड अगर आपको मेडिटेरेनियन के अंदर मिल जाता है, तो वो फुटहोल्ड आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए कितना स्ट्रैटेजिक हो सकता है, ये इमेजिन करना मुश्किल है। अब अहमदाबाद की दिल्ली के मोहल्ले के बाद ही अहमदाबाद का साइज पर डिपेंड करता है कहाँ पे है। अब वेनिस एक ऐसा मुल्क है जो उसका साइज आप कंपेयर नहीं कर सकते, पर आप देखिए ना कि वो जियोपॉलिटिक्स में कैसा उनका रोल है। तो ऐसे ही ये क्या कहते हैं इसे, जो रोमन कैथोलिक्स है, उनका जो सारा सिस्टम कंट्रोल होता है, वो वेटिकन से होता है। वेटिकन का साइज कितना है? उनका इन्फ्लुएंस देखिए ना साहब। वेटिकन इज अ वेरी स्मॉल सिटी, और उस वेटिकन सिटी का इन्फ्लुएंस देखिए दुनिया के ऊपर कितना। सो ये सब कहने भर की बातें हैं कि भाई दिल्ली के मोहल्ले जितनी आबादी है और अहमदाबाद जितना साइज है, पर लोकेशन क्या है कहाँ पे, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, मतलब ये चीजें मैटर। भारत क्या कर रहा है उसके ऊपर आप टिप्पणी कर रही हैं, वो समझे बिना, और वो भी मॉक करने के लिए। तो ऐसे लोगों को डिस्कस करना, क्योंकि जनता को समझ आए कि इंपॉर्टेंस क्या जाने की, वो डिस्कस नहीं था। एक ईरान पे भी बात बोलना चाहूंगा बिफोर G7, क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टिंग कहा कैसे पाकिस्तान पलट गया। बट नितिन आयोग की एक पुरानी स्टेट बहुत वायरल हो रही है कि उनको प्रॉब्लम है कि कोई भी जो ये बिरादरहुड है, ये बिरादरहुड के पास बॉम्ब नहीं होना चाहिए एन वाला। तो वो तो ठोक के कह रहे थे कि ईरान के बाद पाकिस्तान है। इंडिया ने हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी लूज की है 1980s में, और ये कहते हैं इसराइल उसमें भी करना चाह रहा था क्योंकि इराक पे कर चुका था। सो आई डोंट नो आने वाले दिनों में इसराइल का पाकिस्तान पे क्या रूट हो सकता है, बिकॉज उनके दिमाग में ये प्रॉब्लम पाकिस्तान इज ऑल्सो देयर प्रॉब्लम। जो भी बिरादर मुल्क अपने आप को समझते हैं उनके पास होना इसराइल के लिए वो प्रॉब्लम। मैं आपको एक इंसिडेंट जो है वो हम एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अब सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को या अमेरिका को अपनी धरती या अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने दे रहा है ईरान के खिलाफ। वो जो कल भी वाजे हुआ कि अमेरिकन जो जहाज है, सर्वेलेंस जहाज है, वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर घूम रहे थे और ईरान की सर्वेलेंस कर रहे। अब अगर ईरान के ऊपर पाकिस्तान से कोई अटैक होता है तो पंजाबी कहते कि रब नेड़े के को सुन। अब अमेरिका नजदीक है या ईरान, तो ईरान जैसे पूरे मतलब समुद्र के पार इसराइल के ऊपर मिसाइल अटैक कर रहा है, अगर उसने बोला कि यार कोई बात नहीं, इसको तो करना ही करना, हम इसका भी जरा इलाज करें पाकिस्तान का। अगर वो अपनी मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की ओर मोड़ दें और ये कहें कि साहब तुम हमारे खिलाफ, हमारे दुश्मनों को जगह दे रहे हो, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो, और हमने तुम पे एतबार किया, तुम बैक स्टैप कर रहे हो, तो अब तुम्हारी बारी है, अब तुम झेलो। तो एक सिनेरियो तो वो है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट फॉर अमेरिका। और मैं जैसे हमेशा बोलता था, और मेरी बात लोगों को कड़वी लगती थी, मैंने कहा था कि पाकिस्तान इज द इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट। ये पश्चिमी देशों की हराम की औलाद है। इन लोगों ने इसको पाल के इसलिए रखा है कि यहाँ पे उनके पास एक फुटहोल्ड, एक इन्फ्लुएंस चाहिए उनको, जिसको वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। भारत उनके हिसाब से इस्तेमाल नहीं होता, ये अफगानिस्तान उनके हिसाब से इस्तेमाल नहीं होगा, उनको पता है। तो ये जो भारत का रास्ता था सेंट्रल एशिया को, जिस वक्त बंटवारा किया, उस वक्त दे मेड श्योर कि इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ सीधा कोई कनेक्शन ना रहे। तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान जो पैदा हुआ, जो पाकिस्तान बना, उसको पाकिस्तान को समुद्र का रास्ता देना, उसको सेंट्रल एशिया का रास्ता देना, ये सारी प्लानिंग ब्रिटिश की उसी वक्त की थी। तो आज भी पाकिस्तान को बाहे गाहे, चाहे वो रशिया या सोवियत के खिलाफ अफगानिस्तान में इस्तेमाल करना हो, चाहे फिर बाद में तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में इस्तेमाल करना हो, या अब खमैनी की या ईरान की जो रिजीम है उसके खिलाफ ईरान में इस्तेमाल करना हो, तो ये यूजफुल इडियट्स हैं। और ये पैसे पे बिकने वाली फौज है साहब। इनको तो रुपया फेंको, तमाशा देखो। इनको तो हरे हरे डॉलर बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब ये कल लंच करेंगे, उसके अंदर उनको सीधा बता दिया जाएगा कि भाई मुनीर, तुमने ये काम करने हैं और ऐसे ऐसे होगा, और उसके लिए तुमको इतने पैसे मिलेंगे। मुनीर बोलेगा जी जनाब। तो बस कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब सब कुछ ठीक होगा जी, हम करेंगे जी आपके। दिस इज हाउ इट वर्क्स।
And interestingly, Prime Minister Modi refused to go to US क्योंकि जो कह रहे हैं इनवाइट आया एंड मैं चला देता हूँ स्क्रीन पे. Trump asks PM Modi if he can visit US on his return from Canada. PM expressed inability citing prior programs. Foreign Secretary. So very interesting. विक्रम मिस्त्री ने एक्चुअली विक्रम मिस्त्री की जो ANI पे वीडियो क्लिप चल रही है वो लूप में चल रही है, तो मैं सुन रहा था उनको एंड उसके अंदर जो भारत का स्टांस दिखा और आप देखिए कितने असर्टिव तरीके से बात की और जिस किस्म से जिस टोन का और जिस शब्दों का चयन जो है ना, जो उनकी बोलने का लहजा था और जो शब्दों का चयन था, उससे ये दर्शात हो रहा था. इट वाज प्रेजेंटेड एज सो इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्कशन. 35 मिनट में ऑप सिंदूर पे ब्रीफ करा और बाद में बोला कि आवर रिलेशन पाकिस्तान इज प्योरली बायलैटरल और हम किसी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को ना तो पहले कभी हमने एंटरटेन किया ना और आगे करेंगे, और ना ही कभी आपके माध्यम से सीज फायर हुआ. ये सीज फायर पाकिस्तान के आग्रह पे, उनकी रिक्वेस्ट पे, डीजीएमओ की रिक्वेस्ट पे हुआ और ऑप सिंदूर अभी भी चल रहा है. इसका अर्थ यह है कि अगर तुम ईरान की तरफ जो मर्जी तमाशा करो, हमको मतलब नहीं, पर अगर यहाँ पे तुमने भारत की और कोई भी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, और बड़े उसमें देखिए स्पष्ट लफ्जों में कहा गया कि हम इसको प्रॉक्सी वॉर कंसिडर नहीं करेंगे. अब अगर टेररिज्म हमारी तरफ पाकिस्तान से इमिट होता है तो उसको हम प्रॉक्सी वॉर नहीं, उसको हम युद्ध ही मानेंगे. और फिर ऑप सिंदूर में जो हमारा एस्केलेटरी लैडर हम चढ़ चुके हैं, उससे अगले कदम पे जाएंगे. उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ ये है कि जैसा जहां से ईरान के ऊपर ईरान के ऊपर इजराइल ने शुरू किया, हम उस एस्केलेटरी लैडर तक आ चुके हैं कि अगला जो हमारा टारगेट है, अब वो आसिम मुनीर होगा, उनके कोर कमांडर्स होंगे, उनके आईएसआई के चीफ होंगे, उनके ये जो वजीर दिफा है, वजीर खारजा है, उनके वजीर आजम है, ये सब दे विल ऑल बी लेजिटिमेट टारगेट्स फॉर इंडिया हियर आफ्टर. Anyway, मैं एक 10 सेकंड की क्लिप बताना चाहूंगा डीडी न्यूज की जो फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी. सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि कोई ट्रेड टॉक नहीं हुई, कोई आपका रोल नहीं है हमारे बीच में मीडिएशन करवाने का. और तीसरा जो बात हुई डायरेक्टली हुई है पाकिस्तान के जो भी डीजीएमओ है जो भी है उससे डायरेक्ट बात हुई. और इंडिया में बहुत दिनों से ये चल रहा था कि प्रधानमंत्री इसको रिब्यूट क्यों नहीं कर रहे, इसको रिफ्यूज क्यों नहीं कर रहे. उनका स्टाइल है, जो फॉरेन सेक्रेटरी है जिसका काम है उसने आया. इससे क्लियर डिनायल मेरा नहीं ख्याल संभव है, इतनी क्लियर टोन में डिनायल संभव है. तो आई थिंक ये बात इसमें डिनायल नहीं जी, ये तो मुंह तोड़ जवाब है. मैं आपको डिनायल तो एक बहुत छोटी सी आपको मैं समझाता हूँ. देखिए इसके अंदर जो अगर आप पूरा, आपने तो थोड़ा सा आज चलाया, अगर आप पूरा सुनेंगे तो आप पाएंगे कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया प्रधानमंत्री जी को और कहा कि साहब आपके देश में ऐसे ऐसे हुआ है और माई कंडोलेंसेस और हमारा अफसोस है. कहते उसके बाद पहली दफा दोनों हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की आपस में बात हो रही है. ऐसा पहली बार हुआ है 22 अप्रैल के बाद. मुराद ये है कि उसके दौरान, उसके बीच में कभी भी प्रधानमंत्री मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की या उनके किसी एनवॉय की बात. एक बात. नंबर 2 बात कि जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान के डीजीएमओ के आग्रह पे उस वक्त जो हमले हैं उनको रोका, उसके अंदर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी. तो ये दो चीजें बहुत स्पष्टता से, और जो मैं आपसे कह रहा था कि जो इसकी टोन थी, आपने जब खुद क्लिप प्ले की उसमें कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा, और एक दो जगह हमने कहा कि बिल्कुल इस बात के ऊपर जोर डालते हुए कहा. तो ये जो जिस किस्म से आपके पास ब्रीफिंग आई है विक्रम मिस्त्री साहब की,
तो उसमें से ये वाज़ेह होता है कि भारत ने जब डिस्कस भी किया उनके साथ, तो डिस्कस्ड विद अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, एक बात। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनसे कि साहब आप कनाडा से आप आए हुए हैं बहुत, बिकॉज़ 22-23 घंटे की फ्लाइट, आप नज़दीक आए हुए हैं, तो आप यहाँ से होते हुए जाएँ। तो उसको सिंपली डिनाई कर दिया, जाना चाहते तो जा सकते थे, 1 घंटा 2 घंटा कोई आफत नहीं आती, शेड्यूल कर सकते थे। बट प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब अब हम यहाँ से चलेंगे, हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, और अब आप जब क्वाड के लिए आएँगे तब आपसे मुलाकात होगी। अब मतलब ये है कि तुमसे मुलाकात भी भारत की धरती पे ही करेंगे, तुम इधर ही आओ। मिलने के लिए अब तुम्हारे घर नहीं आएँगे मिलने के लिए, तुम आओ। तो ये जो पोस्चरिंग है भारत की, ये अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब विशेष तौर पे vis-a-vis अमेरिका। आप देखिए कि आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, फेक मार्शल, जो मर्जी आप कह लीजिए, आर्मी चीफ तो डेफिनेटली है वो कब से अमेरिका में बैठा हुआ है, वो कब से लगा हुआ लॉबी कर रहा है अमेरिका में। अरे और फोटो इसलिए मॉल में घूम रहे हैं रनिक भाई, मॉल मॉल में शॉपिंग करने ऐसे घूमते हैं ना, कुछ करने को है ही नहीं, क्या करे, अमेरिका ने वेट करवाया हुआ है, शॉपिंग कर रहा वो खाली है, बिल्कुल फारिग है। आप देखिए ना, पाकिस्तान में जैसे उर्दू में बोलते हैं कि बिल्कुल फारिग है, उसके पास काम ही कोई नहीं करने के लिए। तो यार, दुनिया में ये आतंक बचा हुआ है, इतना कुछ पंगे चल रहे हैं, तुम फारिग हो बिल्कुल। तुम हाँ यार, अमेरिका में बैठे मॉल घूम रहे हो, तुम पार्कों में जा रहे हो, तुम होटलों में जा, क्या मतलब एक आप देख लीजिए कैसा है माहौल। कितने दिनों से वेट कर रहा है, कितने दिनों से वेट कर रहा है, तो वही ना, फील्ड मार्शल, फ्लॉप मार्शल, फारिग मार्शल, बहुत सारे एफ उसके ऊपर इसीलिए लागू हो रहे हैं। बट ये जो प्राइम मिनिस्टर ने किया, मुझे बहुत, क्योंकि मैंने कहा साइप्रस हो, चाहे टर्की हो, चाहे यूएस हो, इंडिया की डॉक्ट्रिनल शिफ्ट लग रहा है कि जो जैसा करेगा उसको अपने समय पे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। फॉरेन सेक्रेटरी की टोन और चॉइस ऑफ वर्ड्स, इनफैक्ट अमित भाई अगर आप नोट करें, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे, फिर मैं आता हूँ, आप बोलो। नहीं नहीं, आप बोलिए ना, प्लीज बोलिए। हाँ जी। नहीं, मुझे इन लास्ट बात ये बोल रही थी इस इशू की ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब फ्रेंच से मिलते हैं मैक्रून से, उसको भी जोक में बोलते हैं आप बहुत ट्वीट कर रहे हैं आजकल, क्योंकि मैक्रून और ट्रम्प का ट्वीट पे इशू हुआ जिस तरह ट्रम्प ने किया, तो वहां पे भी जो होते हैं चुन लेना, अब इसको देसी भाषा में बोलूं, तो वहां पे भी चुन ले रहे हैं, चुनटी मार रहे हैं वहां पे भी कि हाँ भैया ट्रम्प तो ऐसा ही है, आप भी लगे हुए हैं उनसे। वेरी इंटरेस्टिंग। आंधी वो इमैनुअल मैक्रों के साथ जो मोदी जी की डिस्कशन है उसमें, पर आप अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके बाद ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रों को टारगेट भी किया है कि अटेंशन सीकिंग प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। अगर आप वो ध्यान से पढ़ेंगे ट्रुथ पे जो लिखा है उसने, मतलब मतलब ये है कि वो जब G7 छोड़ के भागा ट्रंप, तो उसने बोला कि यार इजराइल और ईरान का सीज फायर करवाने गया है। अब देखिए ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति की हैसियत क्या हो गई है कि कोई भी उससे उठ के पंगा ले रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसको। अब इमैनुअल मैक्रोन ने लिख दिया कि भाई वो जल्दीबाजी में चले गए, उन्होंने सीज फायर करानी है। अब सीज फायर स्वाद सचिव ने नहीं करानी, उन्होंने जाके वहां पे एस्केलेट करना है, और वो एस्केलेशन के लिए तो मिल रहे हैं इसको मुनीर को। तो मतलब आप सोचो कि आप एस्केलेट करने के लिए जा रहे हो, और आपके बारे में वो कह रहा है सीज फायर कराने जा रहा है, और जब आप एस्केलेट करेंगे आपको तो बोलना पड़ेगा अटेंशन सीकिंग और ये सब। आप देखो ना किस तरीके से उसको प्रोब किया जा रहा है, किस तरीके से उसको उकसाया जा रहा है बोलने के लिए। जैसे पार्टी में नहीं होता तो वही बड़ी बड़ी बड़ मारता था, जैसे ट्रम्प ने बोला 10 बार ये मैंने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करवा दिया, तो आप छोड़ के जाओ, पीछे से लोग कमेंट नहीं मारते, हाँ हाँ बहुत काम है जी, ये बहुत जी इंडस्ट्री चल रही है जी, इसके पूरे टिचकर कर रहे हैं बेसिकली, जिस तरह फ्रेंच प्रेसिडेंट कर रहा है, टिचकर है और कुछ नहीं है, बेसिकली पॉट शॉट एट प्रेसिडेंट ट्रम्प इन पीपल। अच्छा, अब जरा G7 पे आ जाए, क्योंकि कनाडा G7 भारत के लिए इस बारी काफी इंपॉर्टेंट बन गया था। एक तो जस्टिन ट्रूडो और द करंट प्राइम मिनिस्टर में आप कोई शिफ्ट देखते हैं ना, पॉलिसी इन लैंग्वेज, क्योंकि मुझे लैंग्वेज कंपैरेटिवली बहुत बैलेंस्ड लगी टू ट्रूडो, और दूसरा जब वो खुद ही कह रहे हैं कि भारत को क्यों बुलाना जरूरी था, 6 साल से आ रहा था, आबादी, इकोनॉमिक साइज जरूरी था, तो जो शुरू में जिस तरह ग्रीट किया, वहां पे बॉडी लैंग्वेज, व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन इन द बिगिनिंग ऑन इटसेल्फ? अब देखिए, मैं आपको जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आई विल सी दिस रिलेशन वेरी कॉशियसली। हालांकि जो आउटकम है, देखिए दो चीजों को आपको देखना चाहिए। पहला तो इंटेंट क्या है उनका, और आउटकम क्या है। तो इस
G7 में बायलैटरल डिस्कशंस के बाद आउटकम ये है कि जो अभी तक कनाडा में और इंडिया में दोनों देशों के आपस में सिर्फ केयर टेकर कह लीजिए या ऑफिशिएटिंग एम्बेसडर्स थे या हाई कमिश्नर्स थे, अब वो हाई कमिश्नर विल बी रिप्लेस, न्यू हाई कमिश्नर विल कम इन ईच कंट्री, और जो डिप्लोमेटिक स्टाफ कट डाउन किया था वो भी वापस अपनी स्ट्रेंथ पे आ जाएगा। और जो वीजा सर्विसेज को तकरीबन आप मान के चले सस्पेंड ही कर रखा था, वो बहुत कम वीजा के ऊपर एक्ट हो रहा था, काम हो रहा था, वो भी दोबारा शुरू होगा। और उसके अंदर कनाडा की अपनी बहुत मजबूरी है, क्योंकि कनाडा के अंदर जो ग्लोबल स्टूडेंट्स का इनटेक है उसमें 40% तो भारत से ही आते हैं। और उनकी जो इकोनॉमी कारण ये है कि जो कनेडियन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में फीस है, जो कनेडियन नागरिक हैं उनके लिए फीस अगर 10 रुपए है या 1 लाख रुपए है, तो जो भारत से जाएंगे या किसी और देश से जाएंगे उनके लिए 4 लाख रुपए है। तो 4 गुना अधिक फीस जो है वो उनके इनकम का, उनके कमाई का स्रोत है भारत से आने वाले स्टूडेंट्स भी कनाडा के लिए। और कनाडा के अंदर अब आपने बोला कि क्या ट्रूडो से इनके अंदर, देखिए स्वाभाविक है, उसमें दो बातें हैं। जो ट्रूडो 1 था, ट्रूडो 1 के बाद जो ट्रूडो 2 आई, उसमें दो चीजें हुई। पहला महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो आपको समझना चाहिए, अगर आप उसके जेनेसिस में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो 3 मुल्क या 3 देश जो दर हकीकत दरअसल वास्तव में कनाडा के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे उनके इंटरनल जो उनकी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, वो थे वो थे रशिया, चाइना और ईरान। तो ये 3 जो देश हैं वो, और उसमें से सबसे ज्यादा चाइना, क्योंकि चीनी मूल के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में कनाडा में रहते हैं। तो कनाडा के अंदर 30 से अधिक कल्चरल सेंटर्स कोट अनकोट के नाम पे चीन ने वहां पे पुलिस स्टेशंस खोल रखे थे, और इन पुलिस स्टेशंस के अंदर वो जो चीनी मूल के उनके नागरिक हैं और जो चीनी मूल के लोग वहां पे रह रहे हैं कनाडा में, उनको आर्म ट्विस्ट करना, उनको डराना धमकाना, उनकी बिलियंस ऑफ यॉन की जो प्रॉपर्टी है चीन के अंदर होना, युआन की, उसको कन्फिस्टिकेट करने के लिए धमकाना और उनको अपने हिसाब से चलाना। और जिस तरीके से जो फर्स्ट लेडी आप कह लीजिए, यानी कि जस्टिन ट्रूडो की वाइफ है और जस्टिन ट्रूडो खुद जो है, उनका चीन के अंदर जो बिजनेस इंटरेस्ट थे, ये सारी चीजें पब्लिकली उजागर हो गई थी। और कनाडा के जो लोग हैं, जो जनता है कनाडा की, वो इसके ऊपर बहुत क्रिटिकली उनको व्यू कर रही थी। और ये सब जो तमाशा है ये इनके गले को आ गया था। तो उस वक्त एक संस्था है कनाडा के अंदर, WSO, वर्ल्ड सिक ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था आगे बढ़ी। और क्योंकि गठबंधन की सरकार थी उस वक्त, जगमीत सिंह जो है NDP के लीडर थे, तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह जो खालिस्तान सपोर्ट करते हैं, WSO जो खालिस्तान को सपोर्ट करता है, इन लोगों ने मिलके एक स्मोक स्क्रीन कह लीजिए, एक कवर फायर कह लीजिए, देने का काम किया जस्टिन ट्रूडो को, उनकी सरकार को, उनके परिवार को। और चाइना से बेसिकली WSO का जो मोटिव था वो चाइना से लोकल अटेंशन हटा के इंडिया की तरफ डाइवर्ट करना था। और उनके पास एकदम तैयार बारूद था कि भारत के खिलाफ आप कहिए कि साहब वहां पे सिखों के अधिकारों का हनन हो रहा है, आप भी सिख हैं, मैं भी सिख हूं, हमारे अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा, और वहां पे दबाया जाता है सिखों को, वहां पे मतलब बराबरी का नागरिक नहीं समझा जाता। इस किस्म की जो उन्होंने उस वक्त बातें छेड़ी, उसके बाद उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते वहां पे एक व्यक्ति जिसका प्लम्बिंग का बिजनेस था, उसकी हत्या होती है। उसके बाद उसका सारा दोष जो है वो भारत के ऊपर मढ़ने का प्रयास किया था। आप इमेजिन कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा राइजेस ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, और वो कहते हैं, जैसा हमने पिछली बार डिस्कस किया था, कि वी हैव क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ रोल ऑफ एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आप देखिए इनके जो वर्ड्स हैं, चयन है, वो जब उसके बाद जब उनका 1-on-1 इंटरव्यू होता है, उनसे पूछा जाता है कि आर देयर एक्चुअल क्रेडिबल एविडेंसेस, तो उन्होंने बोला कि नॉट सो मच, कि नहीं है हमारे पास कोई भी। और देखिए अभी 16 जून बीती है, आज 18 जून है। 16 जून को निज्जर की हत्या को 3 साल पूरे हो गए। अभी उसके जो हत्यारे हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी अभी तक इन्होंने रिलीज नहीं करी है।
तो क्या है कि जो माउंटीज हैं, आरसीएमपी जो है, वो इसको लटकाना चाह रहे हैं एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, जिससे कि ये जितने खालिस्तानी हैं या जितने डब्ल्यूएसओ के प्रेरित एलिमेंट्स हैं, इनको एक रेडी इशू, एक फॉर्डर इनके पास रहे, जिससे ये निरंतर भारत को टारगेट करते रहे। तो ये पॉलिसी ऐसा नहीं कि अभी मतलब जस्टिन ट्रूडो के समय से, अगर आप 70 के दशक में जाएंगे, जब पियरे ट्रूडो, इनके जो फादर हैं जस्टिन ट्रूडो के, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब जब तलविंदर परमार की एक्सट्रेडिशन की बात हुई थी, तब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, उन्होंने मना कर दिया था एक्सट्रेडिशन। आपको पता है किस लिए मना किया होगा एक्सट्रेडिशन के लिए? आप कारण सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि यार ये कोई कारण हो सकता है क्या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में? उस वक्त कारण दिया गया कि इंडिया इज नॉट रिस्पेक्टफुल इनफ टुवर्ड्स द क्वीन, इसलिए हम आपको एक्सट्रेडिट करके नहीं देंगे। और उसके बाद फिर वो ये एक्शन, ये लिखित में, इट्स इन राइटिंग। तो इन उसके बाद फिर तलविंदर परमार जो है वो गॉट इन्वॉल्व इन कनिष्का बॉम्बिंग, और फिर इंद्रजीत रियाद जो है वो कनाडा उधर क्या बोलते हैं इसको, जापान में जो 2 लोग मारे गए थे हैंडल करते हुए दूसरा बम नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें भी 200-300 कुछ लोगों की उसमें भी जान जाने की उसमें जा सकती थी जान, जो जापान में जहाज था। तो ये इस किस्म से जो है ना, इनका कई काफी समय से अगर आप देखेंगे, तो कनाडा के अंदर एक एंटी इंडिया जो सेपरेटिज्म है, या एंटी इंडिया या इंडिया हेट की पॉलिसी है, वो काफी वर्षों से चल रही है। और मैं यही कह रहा था कि इसको G7 से आगे बढ़ के देखना पड़ेगा, जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज है उससे आगे बढ़ के देखना पड़ेगा, और इसको हमको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा 2027 के पंजाब के चुनावों तक, कि क्या कनाडा के जो नागरिक हैं, चाहे वो सिख हो चाहे वो किसी भी धर्म के हो, क्या कनाडा के नागरिक या कैनेडियन सिटीजन्स भारत के इंटरनल इलेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और किस हद तक होते हैं? ये भी एक जो है ना देखने वाला विषय होगा। और उसके अंदर जो कैनेडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे आपने मार्क कार्ने की बात की, तो मार्क कार्ने अभी विजिबली उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उनको एनडीपी का समर्थन लेना पड़े। पर अगले इलेक्शन में देखिए, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं या जो इंटरेक्शंस होती हैं, वो लॉन्ग टर्म पे होती है। तो क्या अगले इलेक्शन में उनको पूरे नंबर्स मिलेंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एनडीपी की, और फिर उनके अंदर पॉलिसी शिफ्ट नहीं आएगा? तो हमारे को अपनी हेज, जो अपनी बेट की हेजिंग, उस हिसाब से करनी चाहिए कि हमारे को हमारे स्टेक्स उतने ही हो जितने हम अफोर्ड कर सकते हैं। भाई, एक जिस तरह प्रोटेस्ट्स की बात हो रही है कि कुछ प्रोटेस्ट्स हुए, कैलगरी में हुए, अब कह रहे हैं वैंकूवर में है, और मेरे को पर्सनली बहुत दुख लगा कि किस तरह बच्चों को प्रोटेस्ट में यूज कर रहे हैं। फॉरगेट आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप इतने छोटे छोटे बालकों को दिमाग में क्या भर रहे हो, क्या कर रहे हो, इट इज मतलब एक्चुअली सैड के सिवा कोई शब्द नहीं है। देखो, कोई पॉलिटिक्स के लिए अडल्ट करता है, कोई अपने चाइना की वजह से करता है, कोई पाकिस्तान की वजह से करता है, कोई अपने पता नहीं कौन से ड्रीम्स लेके बैठा हुआ है उसकी वजह से करता है, वो समझ आता है, ठीक है, अडल्ट है। पर बच्चों में ऐसा जहर भरना इज वेरी वेरी बैड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। और उससे मुझे काफी मतलब आई डोंट नो क्या दिमाग में चल रहा है, और अपने ही बच्चों को कर रहे हैं। बट ये प्रोटेस्ट्स को आप कैसे देख रहे हैं? Was it of the scale जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? Was it lesser? Was it strong but मीडिया ने कवर नहीं किया? तो ये पूरी जो प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स है वहाँ की, उसको किस तरह देख रहे हैं अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी? मैं आप इसमें 2 पहलू निकल के आते हैं। पहला पहलू जहाँ पे आपने कहा, वो बहुत पेनफुल है देखने में भी, कि बच्चों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए। पर एक सच्चाई और है कि ये इन्होंने एक पूरी नस्ल को, एक नस्ल नहीं बल्कि 2 या 3 नस्लों को इन्होंने ब्रेन वॉश कर रखा है, और भारत के खिलाफ ब्रेन वॉश कर रखा है। और अगर मैं सही शब्द का प्रयोग करूं तो हिंदुओं के खिलाफ ब्रेन वॉश कर रखा है। और इसके अंदर, और ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट आती है कि इंशाअल्लाह जो मदरसों में हमारे बच्चे हैं वो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनेंगे। तो ये जो जिहादी माइंडसेट है, ये जिहादी माइंडसेट, ये अब्राहमिक माइंडसेट जो है, वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से इमिट हो रहा है, वो आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को, और कनाडा के अंदर खासतौर पर रहने वाले सभी लोगों को इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि आप दर हकीकत सिक्खी से हटके, जो टेनेंट्स ऑफ सिक्खी है उससे हटके आप इस्लाम की ओर, जो प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम है उनकी ओर आप बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि
अस वर्सेस देम, एक्सक्लूजन की बात करता है, इंक्लूजन की बात नहीं करता, जो जैसा कि सिक्खी के अंदर है, यू नो। तो वो चीजों को अगर आप सिक्खी से ड्रिफ्ट कर जाएंगे, अगर आप तो फिर आप जो मर्जी अपने आप को नाम दे दीजिए, आप सिख नहीं हो सकते। यू कैनॉट बी अ सिख। और जहां तक सवाल है हेट, आप मुझे एक कारण बता दीजिए एज अ सिख है, बहैसियत अमृतधारी को सिख, मैं आपको पूछता हूँ, आप भी सिख हैं, मोदी ने ऐसा क्या किया सिखों के खिलाफ जिसके लिए ये डिजर्व करता हो? एक चीज बताओ आपने, जस्ट वन थिंग यू टेल मी। देखो 350 साल गुरु गोबिंद साहब का, 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब का, 500 साल गुरु नानक साहब का, उसके बाद वीर बाल दिवस छोटे साहबजादों की याद में, फिर पूरे भारत के अंदर अलग अलग राजभवनों में ये कीर्तन दरबार कराना, महाराज का प्रकाश करवाना, करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोलना, हेमकुंड साहब के रोपवे की बात करना, गुरु नानक साहब की बानी को विश्व की बड़ी भाषाओं में ट्रांसलेट करवाना, उसके बाद ये जो सिखों के हत्यारे थे 1984 के दंगों के, उन हत्यारों को जो है कानून की गिरफ्त में लेके आना, करवाना, कन्विक्ट होना, फिर ब्लैक लिस्ट खत्म करना, जो ये कनाडा और यूएस में बैठे हुए जितने भी हमारे लोग हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में से बाहर निकालना। ये ऐसा मोदी ने क्या किया जो ये डिजर्व करते हैं भाई? द प्राइमरी थिंग आई विल टेल यू इज के जिस वक्त भारत ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आना शुरू किया, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे को मोदी जी के रूप में एक जनरेशनल लीडर मिला है, तो उस जनरेशनल लीडर की लीडरशिप में जब भारत एक जिसे कहते हैं ना, कैसे इसको एक्सप्लेन करूं मैं, कि एक सतह से ऊपर, एक स्पीड से आगे, एक आप मतलब जो अप्रत्याशित है, मतलब विश्व में भारत को इस तरीके से देखने की आदत नहीं है लोगों को, ना पश्चिम को ना पाकिस्तान को, कि इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत, एस्केप वेलोसिटी अचीव कर चुका है भारत, और वो उस दायरे में से, थर्ड वर्ल्ड के दायरे में से भारत आज निकल चुका है। तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं होती, और भारत को ये अचीवमेंट लाने में, यहाँ तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनकी कैबिनेट का, उनके लोगों का इसके अंदर जो है बहुत परिश्रम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। तो ये चीजें इनके गले नहीं उतरती। अन्यथा मेरे को अभी तक नहीं समझ में आता कि ये लोग जब मोदी के खिलाफ बोलते हैं, तो मोदी ने ऐसा क्या कर दिया भाई? ऐसा क्या कर दिया? इस पर आपके पास उत्तर नहीं है। यू विल नॉट फाइंड एन आंसर टू इट। नहीं वो है ही नहीं, बिकॉज आपने बोला ना, जब आप एक लिमिट से ऊपर बढ़ते हैं तो लोग आपके अगेंस्ट जितना भी गंद निकाल सकते हैं, जितना भी प्रोपागेंडा कर सकते हैं, या जितने भी जगहों से आपको डेवलपमेंट में रोक सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश करते हैं, और वो यही हो रहा है और कुछ नहीं है। बिकॉज इंडिया में देयर इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिख एनीवेयर। ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो कनाडा में बैठ के तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, तुम पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हो। और अगर है कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो वो थी पाकिस्तान में, वो है अफगानिस्तान में, वहां तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। इतना ही तुम्हें अगर बोलना तो वहां जाके बोलो कि वहां पे डॉक्यूमेंटेड है किस तरह वहां पे फोर्स्ड कन्वर्जन हुई है, किस तरह वहां पे गुरुद्वारों का हाल है। यहाँ पे इंडिया में एक गुरुद्वारे को आपने कभी टच नहीं किया, जो आप एक आध ऑपरेशन, जो वो सब छोड़ दो, बट एक रियलिस्टिकली सिस्टमेटिक कोई प्लान नहीं। ये तो मोदी ने थोड़ा किया। अरे नहीं, एक सेकंड, हुआ इंदिरा ने किया, राजीव ने किया, आप बताओ ना मोदी ने क्या किया? और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो गुरुद्वारों को वहां पे इन्होंने वो बना रखा है, रिजॉर्ट बना रखा है गुरुद्वारों को, पुराने। बहुत बुरी हालत है। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार है भाई लाहौर में, उसको तोड़ के वहां पे मॉल बना दिया, उसके दरवाजे खिड़कियां सब खूबसूरत नक्काशी हो रखी थी, सब उठा उठा के अपने घर ले गए। मतलब अब कराची में काली माता का मंदिर था, काली माता का मंदिर तोड़ के वहां पे पब्लिक टॉयलेट बना दिया। अरे यार आप लोग, मतलब देर इज नो लिमिट टू नॉनसेंस जो पाकिस्तान से इमिट होती है। अफगानिस्तान से जब गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप आने थे, तो उस वक्त भी मोदी जी ने स्पेशल फ्लाइट भेजी यहाँ से, और उसको रिसीव करने के लिए खुद हरदीप सिंह पुरी साहब वहां मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ कि सिक्खी के प्रति जिस तरीके की डिवोशन और डेडिकेशन मोदी जी ने दिखाई है, ऐसी तो किसी प्रधानमंत्री ने, इतनी डेडिकेशन तो मनमोहन सिंह ने नहीं दिखाई। तो मैं हैरत में हूँ कि भाई ये लोग नफरत किस बात की भाई मोदी से। आई थिंक आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो कि एक ग्रेट कंप्यूटर रीबूट हो रहा है। उस रीबूट के अंदर बहुत लोगों को डिस्कम्फर्ट हो रहा है
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की भी जो पॉलिसी है, ऐसे मैंने बोला आप जाओगे साइप्रस जाओगे, जो कोई प्रधानमंत्री पहले नहीं गया। टर्की आज छोड़े ना, टर्की तो शुरू से पाकिस्तान के साथ है। टर्की तो शुरू से एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रहा है। आप ताइवान से डिफेंस कॉपरेशन की बात करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं सेमी कंडक्टर में आप उससे टाई अप करेंगे, तो वो ऑब्वियसली चाइना को कहाँ हजम होगा। जब आप जाएंगे यूएस के प्रेसिडेंट की इनविटेशन बोलेंगे कि नेक्स्ट घर है पर मैं नहीं जाऊंगा, तो इंडिया आके में दियो, तो ये बहुत सारी जगह मेरे को एक एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि मोदी जी जो है ना, दुनिया के कई कंट्रियों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, और जो एंटी वायरस लग रहा है ना, तो जो ये वायरस है ये बहुत तड़प रहे हैं ये जितने भी वायरसेस है, चाहे वो पाकिस्तान का वायरस हो, चाहे चीन का वायरस हो, चाहे वो कनाडा के बैठे खालिस्तानियों का वायरस हो, तुर्की का वायरस हो, अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ साथ इनके एंटी वायरस लग रहे हैं ना, तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है। और बेसिकली जो जितना ये खालिस्तानियों का प्रोपेगेंडा है वो पॉलिटिकल है, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो पंजाब में जो ड्रग की प्रॉब्लम है जिसमें सिख यूथ भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बारे में कभी नहीं बोले। कारण ड्रग्स आती है पाकिस्तान से, वो ड्रग मनी जो है वो नार्को टेररिज्म के अंदर जो पैसा इस्तेमाल होता है वो वहीं से आता है। उनकी खुद की फंडिंग, खालिस्तानियों की जेब में जो पैसा जाता है, वो पैसा दर हकीकत दर असल पंजाब की जो यंग नस्ल है उसकी कीमत पे, उसके खून का पैसा है वो उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी भी खालिस्तानी नाम नहीं लेते। ये गुरपतन तन्नू की बात कर लो, डब्ल्यूएस वालों की बात कर लो, खालिस्तान को एडवोकेट करने वालों की बात कर लो, उनसे बोलो खालिस्तान का नक्शा दिखाओ, ना उसमें लाहौर है, ना ननकाना साहब है, ना करतारपुर साहब है। पाकिस्तान का रेड क्लिफ लाइन से वेस्ट की तरफ 1 इंच नहीं दिखाते। वो खालिस्तान सारा इंडिया में बनाना है भाई, क्यों? खालसा राज जो था, जो खालसे की राजधानी है लाहौर, वो नहीं चाहिए तुम्हारे को। सो ये दे आर एक्सपोज टू द ब्रिम, मतलब ये अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, और अब इनकी बातों को दुनिया भी सीरियसली नहीं लेती। और मैंने एक बात बहुत बार कही है, और उसको कई लोगों ने फिर आगे रिपीट भी किया है। खालिस्तान का झंडा देखो आप, उसमें खालिस्तान नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आपको पंजाबी में गुरमुखी में लिखा हुआ नहीं दिखेगा, बिकॉज ये गोरे आदमी को एड्रेस करने के लिए, फॉर द वाइट मैन, नॉट फॉर अस। हाँ, यहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं और है उसका। रेडे उठे बैठे अब बच्चियों से ये जो खुदे मरवा रहे हैं, ये जो वाहियात हरकतें कर रहे हैं, वो बच्चों ਨੂੰ गुरमुखी पढ़नी आती है या नहीं, उन्होंने पहला गुरमुखी पढ़ाओ, बाणी दे पल्ले लाओ उन्होंने, उनको बोलो कि भाई तुम पहले बाणी पढ़ो। और आप जब बाणी का अध्ययन करोगे तो आपको पता लगेगा कि भी किस किस की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में। भक्त कबीर जी की है, पप्पा जी की है, नामदेव जी की है। तो आप बताओ ना कि ये लोग कौन थे। ये जो ऐसा बोला ना, ये अभी ग्लोबल रीसेट चल रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स आ रहे हैं। सो थैंक यू, हमने ये पूरा G7 साइप्रस थोड़ा ईरान भी डिस्कस किया। आने वाले दिनों में भी दोबारा मुझे लगता है जब ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि एक बहुत बड़ा पहलू है, आई डोंट वांट टू मेक इट टू लॉन्ग, जहाँ पे इंडिया का और पाकिस्तान का ईरान का यहाँ पे भी एक रीसेट हो रहा है। ईरान ने तेल देना बंद कर दिया पाकिस्तान को, कह रहे हैं। तो एक बारी जरा ईरान पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर ही सील कर दिया ना, पाकिस्तान ने तो अपना बॉर्डर सील कर दिया। एक बार को तो मैंने कहा अगली बारी जब बात करते हैं, क्योंकि ये रुकने तो वाला नहीं है, तो थोड़ा उस पे और उसके इंडिया में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि इसराइल जिस तरह टारगेट कर रहा है, वो एक ग्लोबल रीसेट वो भी हो रहा है, तो उस पे भी बात जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच भाई, मुझे सत श्री टाइम। अकाल, नमस्ते, जय हिंद जी। जय